नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक में अजीत भारती के 37वें एपिसोड में। आज वामपंथन की रलाई से लेकर दिमागी नक्सलियों को उड़ते तीर लेने की आदत पे बात होगी। राजदीप के दोगलेपन पर घात किया जाएगा। कैब ड्राइवर द्वारा SC/ST एक्ट में फंसाने और भीम आर्मी द्वारा भाजपा का झंडा गिराने पर चर्चा होगी। और देह बेचने की कगार पर खड़े ट्रंप को भी जलील किया जाएगा। और हाँ, हेमंत सोरेन की भी बजाई जाएगी, जिसकी झारखंड के छात्र छात्राओं ने पहले ही बजा रखी है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन दबाकर बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। प्रधानमंत्री का भाषण हुआ 15 अगस्त को, जिसमें बिना यह बताए कि विकसित भारत में होगा क्या, उसका लक्ष्य तय कर दिया गया और उसके लिए 5 प्रणों के उपरांत सप्तधारा की बात बताई गई है। अगली बात संभवतः नवरत्न या नवनिधि टाइप का कुछ बोला जाएगा। नवनिधि अजीत जी, हम लोग तो दो ही निधि को जानते हैं। अरे नवनिधि के दाता कौन है? हनुमान जी। और मोदी जी कौन है? हनुमान जी के अवतार, समझे। और 5 प्रण में 5 हैं, सप्तधारा में 7 हैं, तो अब 9 ही आएगा ना। देखो, इससे बहुत कुछ होता नहीं है, पर जनता प्रसन्न रहती है क्योंकि उसको लगता है कि संस्कृत टाइप का कुछ है तो ठीक ही होगा। पर 15 अगस्त का भाषण इस कारण से चर्चा में नहीं था। पूरे भाषण से एक टर्म निकाला गया, दिमागी नक्सल, और 3 दिन बाद भी लोग किलस किलस के वीडियो बना रहे हैं। पीएम ने अमित शाह द्वारा नक्सलियों के सफाई के अभियान पर बल देते हुए यह कहा, वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कुछ नया कहा, वो पिछले कई वर्षों से इसके पर्यायवाची शब्द बोलते रहे। आंदोलनजीवी, टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और अब दिमागी नक्सल, क्योंकि अर्बन नक्सल में वो वाली बात नहीं रही। पैन इंडिया नहीं जा रहा था। यह सुनते ही चिदम्बरम ने सबसे पहले उड़ता तीर लेते हुए प्रतिक्रिया दे दी, जबकि उनको श्री पवन खेड़ा जी की बात का मान रखना चाहिए था कि अब मोदी जी की स्पीच कोई सुनता ही नहीं। बालकनी में गोभी उगाने वाले पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि वो एक दिमागी नक्सल है और उनको इस बात का गर्व है। अब देखिए, यह कोई बताने वाली बात तो है नहीं, जैसे कि यह कोई बताने की बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं के कारण पाकिस्तान सरकार और आर्मी के लोगों को फूकने वाली नौकरियां दिया करती थी। हिमांता विश्वा शर्मा ने यह सुनकर कुछ ये कहा, मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है। देश में एनआरकी लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आए। वैसे चिदम्बरम जी को इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं करतल ध्वनि की गड़गड़ाहट के मध्य जेएनयू के किसी मेस में कहा था कि नक्सली तो हथियार नहीं छोड़ेंगे, और हम कह भी नहीं रहे, हम तो बस बात करना चाहते हैं। सुनिए, I was the first minister of this government to say we are ready for talks. We are not asking you to lay down arms because we know you won't do that because you believe in armed liberation struggle. You will not lay down arms. 65 करोड़ के बंगले में रहने वाले राजदीप सरदेसाई ने यदि मैं प्रधानमंत्री होता इस लेख को 50 वर्ष की देरी से लिखा और फिर पढ़ा, और जीवन के 61वें वर्ष में उन्हें लगा कि कुछ नया रहेगा इस बार के स्वाधीनता दिवस पर। सुनिए, Within 1 month, I have decided that all ministers, including me, myself, the Pradhan Sevak, will vacate our sprawling Lutyens bungalows and move into smaller homes. I will personally cut down my carcade. I will cut down unnecessary foreign travel. सपने सुहाने लड़कपन के ये आदमी प्राइम रियल एस्टेट में भी प्राइम में रहता है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। पैसे कमाओ और खरीदो। अजीत जी, बहुत लोग पार्टी की दलाली करके पद्मश्री और पैसा पा जाते, उनको भी कुछ नहीं कहे, बिल्कुल नहीं।
वो तो टैलेंट है ना भाई, और टैलेंट जैसा भी उसका सम्मान करना चाहिए। जो भी है, पैसे हैं, खरीद लिया तो रहो। पर ये कमला नगर के ठेले पर से उठाए शर्ट की वाइब देता हुआ शर्ट पहनकर जब ज्ञान देते हो ना, तो मन करता हेडफोन फेंक करके मारो कि साला खोपड़ी तोड़ साले का। प्रधानमंत्री 2 BHK में रहेगा क्योंकि वो मोदी है, पर सोनिया गांधी जहां रहती है उसका एरिया आज तक नहीं माप पाए, क्योंकि तब सारा ज्ञान किचन में इंदिरा गांधी कैसी थी इसमें घुस जाता है। मनमोहन सिंह तो झोपड़ी बनाकर स्ट्रीट लाइट के नीचे रहते थे, है कि नहीं? इन लोगों को लगता है कि चाहे सांसद हो या PM, ये लोग तो घर में सोते ही होंगे ना, इतने बड़े घर का क्या काम। जबकि इन्होंने देखा है कि PM आवास पर कार्यालय भी होता है, मीटिंग रूम होते हैं, पार्किंग से लेकर हर चीज की व्यवस्था होती है ताकि PM 24/7 कार्य कर सके। लेकिन ये मोदी है तो कह देते हैं कि कारों की संख्या कम करे। हाँ, मोदी तो खान मार्केट से धोती खरीदने चलता है ना 20-20 कार से। इनको पसंद नहीं तो देश का PM स्वयं को जिहादियों से भरी दिल्ली में वैगन आर में बैठकर एक्सपोज कर दे कि आओ और लाल किला ब्लास्ट कर दो हमारे आगे। केजरीवाल को तो कभी तुमने कुछ नहीं बोला जो वैगन आर की कस्में खा करके शीश महल तक पहुंच गया। सोनिया जी के लाडले के लिए रास्ता बनवाने की इतनी भी क्या चुल है राजदीप की क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन और स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के भाषण के बहाने मोदी को ऐसे थ्रेट के सामने एक्सपोज करना चाह रहे हैं। यही बोल दो कि इतने लोकप्रिय है तो NSG सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है। डेनमार्क का PM तो साइकिल से गलियों में निकल जाता है। देखो राजदीप, मोदी के बाद अमित शाह है, उसे नक्सलियों और दिमागी नक्सलियों दोनों को सीधा यहाँ रखने की आदत है। बाकी समझदार तो तुम हो ही। स्वतंत्रता दिवस पर ही घूम रहे एक वीडियो में भीम आर्मी मोदी आर्मी के कुछ नवयुवक अंबेडकर जी का फोटो लिए भाजपा का झंडा उखाड़ते पाए गए। पुलिस उन्हें कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि नीला गमछा इस देश में कुछ भी करने की इम्यूनिटी प्रदान करता है। मैं मोदी जी के बारे में सोच रहा हूं कि क्या उनके मन में इसको लेकर कोई मिक्स्ड फीलिंग तो नहीं होगी कि यार आ गई सी लगाई मजा आ गया वाला काम आज फल दे रहा है। पर दुख भी हो रहा होगा कि उनकी ही पार्टी का झंडा कोई तोड़ रहा है। पर वोट बैंक के आगे क्या झंडा क्या डंडा, वो तो हिसाब चुकाएगा ना जी। फिर हमने यह वीडियो देखा। जहाँ मिलेगा भाजपा वहीं मिलेगा, वहाँ मारेंगे, ये मत सोचना है। जहाँ बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में वो बोला था खत्म कर देंगे, पहले मोदी ये सोच के देखो मम्मी का दूध पी के आओ, फिर लड़ना है, फिर खत्म करना है। आपको सरकार से डर नहीं लगता, गाली दे रहा है मोदी? क्या है हम अम्बेडकर है, मात्र तू क्या मात्र तू कौन दे लिया माँ की तेरी मोदी क्या है? मात्र हम अम्बेडकर है, हमारी करेंगे, हम तुम्हारी करेंगे बेटा। हमें अम्बेडकर वाले के गलत बोला था सारा, गलत खत्म करेंगे, तेरी क्या डरेंगे मात्र, जहाँ तेरी पुलिस है यहाँ करेंगे मात्र। ये हो रहा है दलित सशक्तिकरण कि कैमरे पर बोल दो जो भी दिल में, उसी को बोल दो जिसने 47 प्रोविजन बना दिए तुम्हारी सुरक्षा हो सके इसके लिए। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो। लेकिन ये तो हथियार बन चुका है आजकल। मुसलमान तो फिर भी पैगंबर की गुस्ताखी में सर मांगते हैं, ये लोग तो खुद ही अंबेडकर मैसेंजर बने घूम रहे हैं। अरे अच्छी बात है ना कि मोदी जी ने हर अंबेडकरवादी को अंबेडकर बना दिया, अब वो शेरनी का दूध पिएगा और दहाड़ेगा। इतने दिन साले तुम ब्राह्मणवादियों ने सताया, दूध नहीं पीने दिया है उन्हें। अजीत जी दूध पानी की बात सुनी थी कि 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया भाई, अब ये दूध कहाँ से? अरे शिक्षा शेरनी का दूध होता है, ये वाला नहीं सुने हो कभी क्या? जिसे लाने के लिए बहादुर लोग गुफा में जाते हैं शेरनी को दूहने के लिए, और जब वो दूध लेकर बाहर आते हैं तो सरकार उसका आधा दूध छीनकर बांट देती है। पर सरकार यह नहीं जानती कि कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और जबरदस्ती ऐसा दूध पिलाए जाने पर दिन भर पाते रहते हैं। इस भाई को देखिए, कैब में बैठे थे, 3 और लोगों को लेकर के जा रहे थे, फिर अचानक से भड़क गए कि उनको चमार कैसे कह दिया। वीडियो बनाना चालू कर दिया भाई ने। पहले आप ये देखिए। आपने कैसे कहा एक चमार आदमी को ट्रिपल सी बना देंगे तो क्या होगा? अरे कैसे कहा आपने? सुना मेरी बात? नहीं, आप मत सुनाइए मुझे, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने कैसे कहा एक चमार आदमी को ट्रिपल सी बना दोगे तो क्या होगा? नहीं तो आप अरे होते कौन है आप कहने वाले हैं? आप तय करेंगे कि चमार बनेगा कि नहीं बनेगा, हैं कि पंडित बनेगा? नहीं, आप तय करने वाले कौन होते हैं? उतरिए नीचे, उतरिए गाड़ी, नीचे उतरिए। बहुत गुस्सा थे भाई, होना भी चाहिए क्योंकि आप चर्मकार जाति से आते हो और आपको मोदी जी ने हिसाब चुकता वज्र अपनी हड्डियों को गला करके दिया हो और आप प्रयोग करने को लालायित हो, पर पता चले कि आपकी सवारी आपकी ही जाति समूह की है, तो फिर 2-2 लाख कैसे वसूलेंगे सेटलमेंट के नाम पर?
सुनिए भुक्तभोगियों को। चमार बोले हैं हम कहे चमार कब बोला भाई साहब, हम लोग यहाँ बैठे हैं उसी कास्ट से हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन था तो हम लोग खुद रोकते। वीडियो स्टार्ट उसने उस शब्द से किया था कि मैं तुरंत समझ गया था अच्छा कि ये क्या नैरेटिव बना रहा है। इस समाचार को टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि दलित ड्राइवर को रैपिडो ने 100 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। अंबेडकर के नाती प्रकाश अंबेडकर ने बताया कि कॉरपोरेट जो है संविधान की रक्षा करने वालों को ही दंड देता है। प्रकाश जी ने यह नहीं बताया कि भाई पूरा फिरौती वसूलने के लिए हर दिन तैयारी के साथ ये आदमी बैठता होगा कि बस कोई फंस जाए। और सरकारी नौकरी वाला वो आई कार्ड का फीता देखा तो उसे लगा आज तो बात बन गई। फिर भाई ने अचानक से चिल्ला करके बवाल काट दिया। फिर रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि भाई हम स्वयं दलित हैं, हम स्वयं एसटी समाज से भी आते हैं, इसलिए मोदी जी को मैं कहता हूं कि SC ST एक्ट में ये प्रोविजन हटाइए कि SC का उत्पीड़न SC नहीं कर सकता और ब्राह्मणों का उत्पीड़न केवल दलित और वामपंथी आदि ही कर सकते हैं, पर कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि मनु महाराज ने उनको सबसे ऊपर रखा है और भाजपा उन्हें अपने डैश पर रखती है। अजी जी ये डैश क्या होता है? आजकल आप असली बात नहीं बोलकर डैश बोल देते। देखो डैश जल की तरह है, वो कभी लिंग का आकार ले लेता है, कभी गाली का रूप ले लेता है, कभी विशेषण बन जाता है, कभी संज्ञा, कभी क्रिया, और सुनने वालों को बुरा भी नहीं लगता, जैसे कि तुम्हारी डैश की डैश डैशरी के। समझ में आया ना? यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुम्हारे डैश में डैश हो जाएगा, 5 और से नहीं करवाए तो तुम्हारी डैश में कीड़े पड़ेंगे। इसलिए शेयर करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहो। डैशरी से याद आया कि सुश्री नेहा बोरा ने झारखंड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वही सब कहा है जो एक वामपंथन से एक्सपेक्टेड था। सुनिए। मेरे बालों में रूसियां थी तब भी उसने मुझे प्यार किया, मेरी आंखों में आ रही थी पसीने की बूंद तब भी उसने मुझे प्यार किया, मेरी सांसों में थी बस जीवन गंध तब भी उसने मुझे प्यार किया। अरे नहीं, ये तो किसी वामपंथी कवि की अप्रतिम रचना है जिससे यह पता चलता है कि वामपंथी कविताओं में भी साले नहीं नहाते। मैं इस वीडियो की बात कर रहा था जहां नेहा जी ने हमें ये सब बताया। That all they are talking about is, oh, Neha Bora should not come to protest. CJP should not come to protest. We don't want any political party to come to protest. Why is opposition doing this, doing that? Why are you talking about that? Why are you talking about who should not come? Why are you talking about Muslims are not welcome in this protest? Why are you not talking about the fact that the people who are sitting on hunger strike are sitting there in pathetic sanitary conditions? They have only one public washroom which everybody is forced to use. Why are you not talking about the fact that there is absolute failure, health crisis that is happening at Ranchi? People have fever, cough, cold. They are very sick because of the heavy rainfall in Ranchi. Why are you not talking about how people are struggling? Why are you not talking about the TDPL, which is a private agency, which is continuously being given tenders to conduct the JPSC examination, because of which paper leaks and mismanagement are happening? Why are you not talking about that? किसी भाजपा या संघ वाले ने यह नहीं कहा कि कोई भी पार्टी प्रोटेस्ट में नहीं आ सकती। यह निर्णय मंच का था जहां से तुम्हें भगाया गया क्योंकि तुम लोग एक तो नहा करके नहीं आते और तुम्हारी देह से वामपंथ की सड़ांध आती है। खाली देह से नहीं, तुम्हारी वाणी से भी वही सड़ांध आती है। दूसरी बात, जो ये बात कह रही हो कि सीजेपी को मना कर दिया, पूरी दुनिया जानती है कि सीजेपी के नल्ले नेता टाइफाइड का बहाना मारकर कोक पीते और नाचते देखे गए। अभी भी प्रोटेस्ट चल ही रहा है और दीप के स्कूल में जाके ऑडिट कर रहा है, रंका पुलिस से उलझ रहा है और सौरभ दास वो मनन मिश्रा का इस्तीफा मांग रहा है। बच्चों ने तो वीडियो कॉल करके बुलाया था पर वो गए नहीं और तुम उनकी वकील बनी बकचोदी कर रही हो कि उनको आने नहीं दिया। उन्होंने देखा कि स्टेज पर केवल छात्र होंगे और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन उनके ही मालिकों का समूह है, तो वहां वो करने क्या जाएंगे। फिर तुमने कहा कि वहां स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, एक ही टॉयलेट। अरे तो मांगो ना इरफान अंसारी का त्याग पत्र, हेमंत सोरेन से कहो कि टेम्पररी टॉयलेट की व्यवस्था करवाएं, या वहां भी मोदी हाथ में लोटा लेकर के खड़ा रहे चापाकल के पास। फिर इसने कहा कि टीडीपीएल पर बात नहीं होती है। बिल्कुल होती है, हर बच्चा कह रहा है, बोल रहा है कि टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं करवाई हैं सब रद्द हो, हम सब इसका समर्थन कर रहे हैं। पर सोरेन ने इस पे क्या कहा था? उसने कहा था कि ये तो यूपी की कंपनी है। कितनी अच्छी बात है कि पेपर लीक माफिया तुम्हारे राज्य का है, टेंडर तुमने दिया, पर उत्तर अब योगी आदित्यनाथ दे। आगे क्या? ख्यांगते का घर मिजोरम में है और वो जब आईएएस बने थे तो बिहार कैडर के थे, इसलिए
सम्राट चौधरी जवाब देंगे। देखो, मैं भाजपा से नाराज हूं, लेकिन मेरा पूरा जीवन वामपंथियों की मां चुकने के लिए समर्पित है। पेपर लीक से याद आया कि एनटीए से लेटेस्ट न्यूज यह है कि जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के परिणाम आने के बाद एजेंसी को अब ध्यान आया है कि 3 विषयों की परीक्षा में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसलिए दोबारा करवाएंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता कि यदि प्रश्न पत्रों में त्रुटियां थी तो भाई मेरे ये तो पहले सप्ताह में ही दिख जानी चाहिए थी। इनफैक्ट उसी दिन स्टूडेंट्स बता देते हैं कि क्या क्या समस्याएं थी। फिर इसमें 2 महीने कैसे लग गए? और ये जो उपकार आपने किया है ना कि कोई फीस नहीं लगेगी, आपको लज्जा नहीं है थोड़ी सी भी यह लिखते हुए? एनटीए डायरेक्टर का बाप देगा री एग्जाम का खर्चा, वो तो हमारे जैसे करदाता ही पे करेंगे। तो यह एहसान किस पर जता रहे हो? नरेंद्र मोदी बताएंगे कि आपकी हाई पावर्ड कमेटी क्या उत्तर प्रदेश से पावर ले रही कि अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा? ये क्या चल रहा है? किसी अधिकारी के बच्चे का नेट नहीं निकला क्या? और यदि 2 महीने बाद आपको डेट की घोषणा करनी पड़ रही है तो सोचिए कि साले कितने इनकम्पिटेंट हैं। प्रहलाद जोशी जी देख लीजिए, जब तक 2-4 आईएएस नहीं नपेंगे ये लोग साले पूरा तंत्र बर्बाद कर देंगे। दोबारा एग्जाम का पैसा इनकी सैलरी से काटिए या इनके बाप की संपत्ति से। टैक्स पेयर बार बार सरकारी नकारेपन को क्यों फंड करेगा? पेट्रोलियम मंत्रालय अपने नितंबों का पूरा बल लगाए हुए है कि E20 तो भाई इतना गजब का है कि आप एक बार पी लोगे तो आपके शरीर से 2-4 पहिए निकल आएंगे और आप बिना कार के ही कहीं भी पहुंच जाओगे। लगातार ज्ञान पर ज्ञान दिया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार फलानी संस्था ने भी किया है परीक्षण। लेकिन ये मंत्रालय इतना बड़ा चोर है कि उन रिपोर्ट्स को साल भर से सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात गडकरी ने बोली थी वो आप लोगों ने फॉलो कर लिया, क्योंकि मंत्री को कौन मना कर सकता है? ऊपर हटा दो, नीचे हटा दो, बीच में अमेरिका वाला कंटेंट रख लो, स्टैंडर्ड कौन फॉलो करता है? याद है? और आपको लग रहा है कि जो ही पीडीएफ पब्लिक डोमेन में आएगा आपका हेडर फुटर के अलावा मेन मटेरियल अमेरिकी निकल जाएगा? या ऐसा तो नहीं कि जैसा कि आपने ये फोटो एआई से बनवाई है, पूरी रिपोर्ट भी एआई से ही बनवा रखी हो और उसका भी शुद्धिकरण चल रहा है? और एक बात, ये जो बार बार ज्ञान देते हो ना कि माइलेज केवल फ्यूल पर ही निर्भर नहीं होता, व्हील अलाइनमेंट, वेयर एंड टियर, मेंटेनेंस, ड्राइविंग स्टाइल, टायर में हवा का प्रेशर और रोड पर भी निर्भर करता है। तो क्या सच में आप लोग आम उपभोक्ता को चूत समझते हो क्या? मतलब जब वो E20 डालता है तो वो हवा कम डाल लेगा टायर में, गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करेगा, अलाइनमेंट बिगाड़ देगा और टूटी सड़कों वाले रास्ते से काम पर जाता है। सुनो पुरी जी और गडकरी, चाहे जितने इन्फ्लुएंसर हायर कर लो, चाहे जितने लोगों को पीआर का काम दे दो, इस बात का कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास कि 2023 से पहले की 80% गाड़ियों में E20 क्यों डाला जा रहा है। और तुम्हारे इकोनॉमिक एडवाइजर भी अब कह रहे हैं कि E10 का विकल्प तो होना ही चाहिए। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के मध्य आश्चर्य जताया कि ये क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि अपमान हो गया, अपमान हो गया। अरे अपमान कैसे हुआ? जब से सोनिया जी भारत में है तब से तो उनकी पार्टी स्वयं इस बात को डिफेंड करती आई है कि मुसलमान क्यों गाएगा वंदे मातरम। और दूसरी बात, सोनिया जी स्वयं कांग्रेसियों के अनुसार राष्ट्र माता और देवी स्वरूपा है, तो वो अपनी ही वंदना देखकर थोड़ी असहज तो हो ही जाएंगी। या तो उनका बड़प्पन है कि जिस गीत को 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, जिसके बाद यह कांग्रेस के हर सत्र और राष्ट्रीय आंदोलन का अहम हिस्सा बन गया, उसे इन्होंने बीच में इसलिए रुकवा दिया क्योंकि मोदी ने इसे पूरा गाने को बोला था, जबकि कांग्रेस ने 1937 में सेकुलरिज्म का कीड़ा भीतर लेते हुए एक आह भरकर कहा था कि केवल ऊपर ऊपर से गाएंगे, वरना इमरान मसूद जैसे लोग दुखी हो जाएंगे। सुनिए इन्हें भी। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। इमरान भाई मकसद नहीं भूलते, दुनिया का कोई इमरान मकसद नहीं भूलता।
जिस इमरान को वंदे से ही समस्या है, तुम उसे दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी बोलने पर विवश कर रहे हो। वो तुरंत संविधान की कॉपी निकालता है, भाई हमें धर्म फॉलो करने का अधिकार संविधान देता है। यानी देश गया जी वही करने जो आपने अपने मन में सोचा। अभी बाकी इमरान मसूद तो कल को काफिरों की हत्या भी संविधान सम्मत बता देगा, क्योंकि संविधान कहता है कि मजहब के अनुसार चलो और मजहब कहता है काट डालो काफिरों को। तो वस्तुतः इमरान भाई हिंदुओं के सफाई की बात नहीं कर रहे हैं, तो समझो कि दया कर रहे हैं। खैर, सोनिया जी की करतूत को सारे कांग्रेसियों ने डिफेंड किया, पर एक नेता ने थोड़ा अधिक ही कर दिया। देखिए, आप तो प्रमाण थे, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का। तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए। वो तो अच्छा है कि सोनिया जी की हिंदी अच्छी नहीं है, वरना व्हाइट हेयर वाले को बुलाकर इस ब्लैक हेयर वाले की अच्छी धुलाई करवा। अजी जी ये व्हाइट और ब्लैक क्या चल रहा है? अरे नहीं जानते, ये देखो मैडम इधर है गाड़ी पवन खेड़ा का नाम तक नहीं जानती सोनिया गांधी, जो सबसे अधिक चाटुकारिता करती है। उसको राज्यसभा भेज दिया, पर बाबू रिकग्निशन नहीं मिलेगा। पता नहीं उस चाटुकार को कैसे बुलाते होंगे सोनिया जी। द येलिंग लेडी हु शी येल्स अ लॉट, उसको बुलाइए जरा। झारखंड में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और प्रताड़ित बच्चों ने 15 अगस्त को एक विशाल रैली निकाली, जिसमें 24 जिलों से बच्चे आए थे। चूंकि प्रदर्शन पिछली ही बार की तरह शांतिपूर्ण रहा, तो सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब बच्चों ने कहा कि वो गांधी का रास्ता त्याग रहे। सुनिए, अपना आंदोलन का रूपरेखा अब चेंज कर रहे हैं। बहुत हो गई गांधीवादी, बहुत हो गई सभ्य तरीके से। अब इन लोग नहीं समझ रहे, हम अब भगत सिंह का रुख अपनाने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार अगर हमारे सीने में गोली भी मार दे, हम गोली खाने के लिए तैयार है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। 18 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारी मांग को पूरा कीजिए, जेएसएससी से जल्द रद्द कीजिए, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा लिए गए तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए सभी में सीबीआई जांच कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, झारखंड के लाखों छात्र नौजवान 20 तारीख को सीएम आवास का घेरावा करेंगे। इसके बाद बच्चों ने श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी और श्री हेमंत भाई सोरेन जी का पुतला दहन किया। इस पर सोनिया जी ने कहा कि दशहरा तो अक्टूबर में होता है, अभी ये सब क्यों हो रहा है? जबकि मेरा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी जी जिस झारखंड को मैप के ऊपर दिखा नहीं सकते और उसे अफ्रीका महादेश के मेडागास्कर से जुड़ा कोई द्वीप मानते हैं, जहां उन्हें छुट्टी मनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका है, उस बेचारे का पुतला क्यों फूकना? पुतला बनाने में भी लॉजिक होना चाहिए थोड़ा सा। वहीं ये भाई थोड़ा और आगे चला गया। सुनिए, देखिए, राहुल गांधी बड़े भाई और बड़े भाई हेमंत जी का मैं छोटा भाई हूँ। होने के नाते मेरा फर्ज है कि उनकी अंतिम क्रिया में अपना तन मन धन समर्पित कर दूं। जिस प्रकार मैंने सखुआ का दतुन पवित्र आदिवासी समाज माना जाता है, दतुन कराने के बाद अनाज लाया हूं, उड़द चावल। उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां जब आ जाएंगी, बच जाएंगे, तो उनको स्वर्ण रेखा घाट में बहाने के लिए मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा, छोटे भाई का फर्ज अदा करने, क्योंकि मुर्दों से कोई अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। और राज्य हमारे देश को ये मुर्दे के समान है, सिर्फ अपने परिवार का ही विकास करते हैं। एक बात तो है कि झारखंड के बच्चे उतने क्रिएटिव नहीं है, थोड़ा माँ बहन कर देते, थोड़ा रील बन जाता, थोड़ा सा सखुआ का पत्ता चौड़ा है, फला लहन का बौरा है, इस टाइप का होता रहता है तो सही रहता है। ये तिरंगा रैली, फ्लैश लाइट रैली, पुतला दहन, दिस इज सो मिडिल क्लास। टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। ये सब करते तो बढ़िया एकदम नड्डा जी के साथ चाय पीते रहे। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, झारखंड वाले में नड्डा जी के साथ चाय। अरे भाजपा अब इतनी अनुभवी हो गई है कि आंदोलन कहीं भी होता है, नड्डा जी रेडी रहते हैं। माफी मांगना हो, झुकना हो, नेगोशिएशन में सारी ही शर्तें मांगनी हो, नड्डा जी आपकी सेवा में सदैव तत्पर। खैर, अंततः हेमंत सोरेन ने बच्चों की एक मांग को छोड़कर सारी मांगे मान ली हैं और टीडीपीएल द्वारा कराई सारी परीक्षाएं रद्द कर दी। इसके साथ ही जेएसएससी सीजीएल भी निरस्त की गई। अभिजीत दीपके भी बेचारा क्रेडिट लेने के लिए ट्वीट कर रहा है, पर बच्चे मान नहीं रहे, क्योंकि उनको परीक्षा रद्द करने से नहीं, इस सिस्टम से समस्या है और इसके लिए सीबीआई जांच पर तो सहमति नहीं बन पाई है।
कहा जा रहा है कि इसमें कम से कम 2-2.5 मंत्री नप जाएंगे और हेमंत जी के प्रिय लोग भी लपेटे में आ सकते हैं। इसलिए सीबीआई से ये वैसे ही उछलकर भाग रहे हैं जैसे भूल भुलैया के छोटे पंडित पानी सुनकर। सोरेन को अगर अपने लोगों को बचाने की चिंता ना होती तो वो 2014 से अभी तक टीडीपीएल द्वारा पैसे लेकर जितनी नियुक्तियां हुई उसे निकलवाते, क्योंकि ये सब लोग डायरी भी तो मेंटेन करते हैं। फिर नई मेरिट लिस्ट निकालकर उसी समय के बच्चों की, उस समय जितने बच्चों ने परीक्षा दी उन्हें वह पद दिया जाता ट्रेनिंग के बाद। जो गलत रूप से बैठे उनसे पैसे वसूले जाते। चूंकि ऐसा करने की जगह सबकी ही नियुक्ति रद्द हो गई तो अब वो भी सड़कों पर हैं जिनके 12 वर्ष की नौकरी के बाद फिर से परीक्षा देने की नौबत आएगी। मेरी समस्या यह है कि जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करके लड़की वालों से दहेज ले लिया था, वही पैसे वापस पाने के लिए उनके ससुर अभी डंडे को तेल पिला रहे होंगे कि दामाद जी दिख मत जाना। दोलान भाई ट्रंप ने पैसे बनाने के लिए भारतीय रीलबाज कन्याओं से सीख ली है कि वो जो करती हैं उसे रमडीबाजी ना कहा जाए, बल्कि वो अपनी बॉडी को मोनेटाइज कर रही हैं। ट्रंप ने एक शाम मेरे नाम टाइप के एक रिसेप्शन में अपने साथ फोटो खिंचाने हेतु $86,600 का चार्ज रखा। पता नहीं वो लोग इस संख्या तक कैसे पहुंचे, पर भारतीय रुपये में यह लगभग 82 लाख रुपये हो जाता है। मतलब एआई के दौर में जब फ्री में ट्रंप आपका टॉयलेट पेपर संभालता दिख सकता है, ऐसे में कौन है ये लोग जो इस नारंगी मानुष के साथ फोटो के लिए 82 लाख तक देने को तैयार है। पता नहीं ट्रंप ईरान युद्ध के लिए ऐसे ही फंड जुटा रहा है, क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि डैमेज का तो पैसा देना ही पड़ेगा। आनंद हुआ या नहीं हुआ तो कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।